Hey guys, welcome back to my YouTube channel The Medico's World and I am your mentor रूपाली शर्मा। तो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे क्लास 12th का चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। उसी को कंटिन्यू करते हुए जो टॉपिक आज हम करने वाले हैं वो है ट्रांसजेनिक एनिमल्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, सबसे पहले इंट्रो देखते हैं कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते क्या हैं। जो एनिमल्स क्या करते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स जिनका हम लोगों ने डीएनए क्या कर दिया, मैनिपुलेट कर दिया, मतलब उसके अंदर हल्का फुल्का चेंज ला दिया, कुछ ऐड कर दिया हम लोगों ने उनके डीएनए के अंदर। किस लिए ऐड कर दिया? ताकि वो क्या बन जाए, रिकम्बिनेंट एनिमल्स बन जाए, वो है ना, रिकम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा उनका। फिर तो वो क्या एक्सप्रेस कर पाएंगे उसके बाद, जब हमने डीएनए मैनिपुलेशन कर दी उनकी, एक एक्स्ट्रा जो फॉरेन जीन है जो हम एक्सप्रेस कराना चाहते हैं, जिसके बारे में हम लोग पता लगाना चाहते हैं, उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिलनी शुरू हो जाएगी उनसे। उन्हीं को बोला जाता है ट्रांसजेनिक एनिमल्स। कौन से एनिमल्स? जिनका हम लोगों ने डीएनए मैनिपुलेट कर दिया, उसके अंदर चेंज ला दिया डीएनए के अंदर। किस लिए? टू पजेस एंड एक्सप्रेस इन एक्स्ट्रा जीन, ताकि वो एक एक्स्ट्रा जीन जो फॉरेन जीन है उसको क्या कर पाए, एक्सप्रेस कर पाए। उनको बोला जाता है ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक रैट, रैबिट, पिग, शीप, काउज एंड फिश हैव बीन प्रोड्यूस्ड। ये हमारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स के अंदर कौन कौन से एनिमल्स आएंगे? जो हमारे रैट हैं, रैबिट्स हैं, पिग्स हैं, शिप, काउ, फिश, ठीक है। लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा 95% हमारे कौन से हैं? ट्रांसजेनिक माइस प्रोड्यूस होते हैं, जिनका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है हमारे मेडिकेशनल पर्पज़ के लिए या फिर वैक्सीनेशन वगैरह के लिए, टॉक्सिसिटी को पहचानने के लिए, ठीक है। वाई आर दिस एनिमल्स बीइंग प्रोड्यूस्ड? अब ये एनिमल्स प्रोड्यूस ही क्यों किए जाते हैं? इनका क्या बेनिफिट है? हमें ये मॉडिफिकेशन करने के बाद क्या इनसे बेनिफिट मिल रहा है, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले जो यहाँ पे बोला हुआ है वो है नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट की स्टडी के लिए, कि कोई भी जीन है वो नॉर्मली कैसे काम कर रहा है, वो कौन कौन से फैक्टर्स को अफेक्ट कर रहा है, या फिर उसकी कैसे डेवलपमेंट हो रही है हमारी बॉडी के अंदर, उसकी स्टडी के लिए। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैन बी स्पेसिफिकली डिजाइन टू अलो द स्टडी ऑफ हाउ जीन्स आर रेगुलेटेड एंड हाउ दे अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द बॉडी एंड इट्स डेवलपमेंट। यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं उनको हम लोग डिज़ाइन करते हैं, किस लिए बनाते हैं उनको? ताकि हम लोग स्टडी कर सकें कि कैसे जो जीन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर वो रेगुलेट होते हैं, और कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करने वाले हैं उन जीन्स को, या फिर वो जो जीन्स हैं वो कैसे हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग को अफेक्ट करते हैं और उसकी डेवलपमेंट को। फॉर एग्जांपल, स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर इन्वॉल्व इन ग्रोथ। अब बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो ग्रोथ में हेल्प करते हैं, जैसे कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। तो इसकी स्टडी के लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज़ कर सकते हैं। बाय इंट्रोड्यूसिंग जीन्स फ्रॉम अदर स्पीशीज दैट ऑल्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस फैक्टर and studying the biological effect that result, information is obtained about the biological role of the factor in the body। हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा देते हैं जीन का दूसरी स्पीशीज़ से, जो क्या कर देता है, ऑल्टर कर देगा, मतलब चेंज ला देगा उस फैक्टर के बनने के अंदर। जो भी उस जीन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर है ना, उनके अंदर चेंज ला देगा, क्योंकि हमने जीन ही चेंज कर दिया। तो हम क्या स्टडी कर सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पे अफेक्ट हुई हैं, उससे रिलेटेड हमको क्या मिल जाएगी, वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन सा फैक्टर क्या बायोलॉजिकल रोल प्ले कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर। सेकेंड जो है हमारा वो है स्टडी ऑफ डिजीज़ की, किसी भी बीमारी, किसी भी डिजीज़ की स्टडी के लिए, जैसे कि कैंसर हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, रोमेटोइड अर्थराइटिस हो गया, इन सब की स्टडी के लिए। मैनी ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर डिजाइन टू इंक्रीज आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ जीन्स कॉन्ट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़, की हमारी बॉडी के अंदर ऐसे कौन से जीन्स हैं जो अफेक्ट हो जाते हैं पैथोजन से या फिर एंटीजन से, और वो कैसे हेल्प करते हैं डिजीज़ के डेवलपमेंट में। दीज आर स्पेशली मेड टू सर्व एज मॉडल्स फॉर ह्यूमन डिजीज। अब जो ये हमारे ट्रांसजेनिक एनिमल है, इनको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं? एज अ मॉडल यूज़ करते हैं हमारे ह्यूमन डिजीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, नया ट्रीटमेंट उन डिजीज़ के लिए तैयार करने के लिए, ठीक है। टुडे ट्रांसजेनिक मॉडल्स एग्जिस्ट फॉर मैनी ह्यूमन डिजीज़। आज के टाइम में बहुत सारे ह्यूमन डिजीज़ के लिए हमारे ट्रांसजेनिक मॉडल्स क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, बनाए हुए हैं, जैसे कि कैंसर के लिए, सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, अल्जाइमर डिजीज़ के लिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं बायोलॉजिकली यूज़फुल हैं हमारे लिए, उनको भी पहचानने के लिए, उनको देखने के लिए कि कौन सा हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, कौन सा सूट करेगा ह्यूमन बॉडी को। जैसे कि मेडिकेशनल पर्पज़ के लिए कुछ मेडिसिन्स ऐसी होती है जिनके अंदर बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव और रेयर
जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमें यूज़ करने पड़ते हैं किसी भी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, और वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो हम उनको ऐसे ही तो ख़रीद नहीं सकते ना, क्योंकि इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो हम क्या करते हैं, जो वो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है उसके जो भी जीन्स वगैरह हैं वो इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स के अंदर डाल देते हैं, और ट्रांसजेनिक एनिमल से क्या करते हैं, प्रोड्यूस करवा लेते हैं अपना वो एक्सपेंसिव जो भी हमारा ट्रीटमेंट के लिए हमें यूज़ थी, मेडिकेशन या कोई भी अदर प्रोडक्ट वगैरह। तो ऐसे हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल का बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के लिए भी यूज़ करते हैं। तो देखो यहाँ पर, मेडिसिन रिक्वायर्ड टू ट्रीट सर्टेन ह्यूमन डिजीज कैन कंटेन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बट सच प्रोडक्ट्स आर ऑफन एक्सपेंसिव टू मेक। अब बनाना तो इनको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, खरीद तो सकते नहीं हम लोग, और लेकिन हमें चाहिए भी मेडिसिन बनाने के लिए, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज़ करते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स दैट प्रोड्यूस यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कैन बी क्रिएटेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोर्शन ऑफ डीएनए या फिर जीन विच कोड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट सच एज ह्यूमन प्रोटीन, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन यूज टू ट्रीट एम्फाइसीमा। जैसे कि जो हमारा ह्यूमन प्रोटीन है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, इसको यूज़ किया जाता है एम्फाइसीमा को ट्रीट करने के लिए। एम्फाइसीमा क्या होता है बहुत बार बता चुकी, जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। सिमिलर अटैम्प्ट्स आर बीइंग मेड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फिनाइलकीटोन्यूरिया। फिनाइलकीटोन्यूरिया क्या होता है, इसके अंदर जो हमारे अमीनो एसिड होते हैं ना, फिनाइल एलेनिन, उसकी क्या हो जाती है, वो अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हो पाता, टायरोसिन वगैरह की कमी हो जाती है, तो इस वजह से हमारा जो पेशेंट है वो कैसा हो जाता है, वो मेंटली रिटार्डेड होना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसका मेंटल लेवल, IQ लेवल क्या हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस की ट्रीटमेंट के लिए भी, सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होता है, मतलब ट्यूमर बनना शुरू हो जाता है बॉडी के अंदर। ठीक है, इन 1997 में जो हमारी पहली ट्रांसजेनिक काउ है रोजी, उसने क्या किया था, प्रोड्यूस किया था ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क, जो कितना था 2.4 ग्राम पर लीटर। ये यहाँ पे याद रखना, तुम लोगों को नीट में आ सकता है, मतलब नीट क्या हर एक एग्जाम में आ सकता है, PYQ भी है ये। ठीक है, MCQ में, तो याद रखना कि जो हमारी पहली ट्रांसजेनिक काउ थी वो कब बनी थी, 1997 में। उसका नाम क्या था, रोजी, और उसने क्या प्रोड्यूस किया था, ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क, जिसका मतलब कितनी क्वांटिटी थी, 2.4 ग्राम पर liter. The milk contained the human alpha-lactalbumin and was nutritionally a more balanced product for human babies than natural cow milk। से ज़्यादा ये अच्छा है हमारे ह्यूमन बेबीज़ के लिए। ठीक है, फिर है हमारा वैक्सीन सेफ्टी की, वैक्सीनेशन के लिए जो पोलियो वगैरह की वैक्सीनेशन होती है ना, उनको पहले क्या करते हैं हम लोग, ट्रांसजेनिक एनिमल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है डायरेक्टली ह्यूमन बॉडी के अंदर इंजेक्ट करने से पहले, कि क्या ये सेफ़ हैं या नहीं है। तो देखो यहाँ पे किसके ऊपर करते हैं हम लोग, ट्रांसजेनिक माइस के ऊपर किया जाता है। 95% से भी ज़्यादा थे ना हमारे ट्रांसजेनिक माइस। ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग डेवलप्ड फॉर यूज़ इन द टेस्टिंग द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन बिफोर दे आर यूज्ड ऑन ह्यूमन्स के यूज़ से पहले। ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज्ड टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ द पोलियो वैक्सीन। आ गया ना, इट्स इफ़ सक्सेसफुल एंड फाउंड टू बी रिलायबल, और अगर इनके ऊपर सक्सेसफुल हो जाता है हमारा एक्सपेरिमेंट कि ये लाइव रह जाते हैं पोलियो वगैरह की ड्रॉप्स के बाद देने के बाद भी, तो इट मीन्स हमारा जो एक्सपेरिमेंट है, जो वैक्सीनेशन है, वो कैसी है, सक्सेसफुल है, और उस पर भरोसा किया जा सकता है। और फिर हम क्या कर देते हैं, दे कुड रिप्लेस द यूज़ ऑफ मंकीज़ टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ बैचेज ऑफ द वैक्सीन। और आज के टाइम में जो ये ट्रांसजेनिक माइस है, इन्होंने रिप्लेस कर दिया है ट्रांसजेनिक मंकीज़ को वैक्सीनेशन के मामले में। ठीक है, फिर है नेक्स्ट हमारा केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, कि कोई भी केमिकल है, कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस है, वो कितना ज़्यादा टॉक्सिक है, कितना ज़्यादा हार्मफुल है, वो पता लगाने के लिए। दिस इज़ नोन एज टॉक्सिसिटी या सेफ्टी टेस्टिंग। The procedure is the same as that used for testing toxicity of drugs. Transgenic animals are made that carry genes which make them more sensitive to toxic substance than non-transgenic animals. जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं उनको हमने कैसे बनाया, RDNA टेक्नोलॉजी से बनाया ना, मॉडिफाई करके। तो उनके अंदर कुछ स्पेशल कैपेबिलिटीज़ होती हैं कि वो टॉक्सिक सब्सटेंस को क्या हो जाते हैं, सेंसिटिव होते हैं उनसे, मतलब कि उनको ईजिली वो लोग सहन कर सकते हैं in comparison to non-transgenic animals. They are then exposed to the toxic substance and the effects studied। और फिर हम क्या करते हैं, जो भी इफेक्ट आ रहे हैं उनकी बॉडी में, उनको स्टडी करते हैं। टॉक्सिसिटी टेस्टिंग इन सच एनिमल विल allow us to obtain result in less time। इससे हमको क्या होता है, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट मिल जाते हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एथिकल इश्यूज़, और ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, तो फटाफट से इसे भी देखते हैं। देखो अब हमने क्या किया, हमने ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज़ किया, GM क्रॉप्स का यूज़ किया है ना, RDNA टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, इतनी सारी चीज़ों का हम लोग यूज़ तो कर रहे हैं लगातार डे बाई डे, लेकिन इनसे क्या हो रहा है, कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी हो रहे होंगे। अब हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना तो रहे हैं, लेकिन क्या इससे हमारी जो फूड चेन है, फूड वेब है, जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा होगा, पड़ रहा है, उसके ऊपर भी बहुत सारा इफेक्ट पड़ रहा है।
रहा है, इसीलिए जो हम इसके कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स आ रहे हैं। मतलब हम सोच भी नहीं सकते इतने बुरे रिजल्ट आने वाले हैं इन द फ्यूचर। तो इसीलिए हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करी है, जैसे कि GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ये क्या करती है, ये डिसीजन लेती है कि कोई भी GM रिसर्च है, कोई भी मॉडिफिकेशन करनी है या फिर ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाने हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स, ऑर्गेनिज्म एक ही बात है, या ट्रांसजेनिक एनिमल्स बोल लो, तो उनका डिसीज़न कौन लेगी, हमारी GEAC। अब कि मतलब उसके कैसे रिज़ल्ट्स आएंगे, अगर हम ये चीज़ कर रहे हैं, हम इस क्रॉप को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए या नहीं चाहिए, इससे हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट तो नहीं पड़ रहा है, वो सब कौन देखेगा, GEAC। फिर यहाँ पे देखो, ये एक बार रीड कर लेना, इसमें ऐसा सच कुछ भी खास नहीं है। यहाँ पे पेटेंट की बात की गई है कि आज के टाइम में क्या हो रहा है, मतलब प्रोड्यूस तो कोई चीज़ कोई और बंदा कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर कब्ज़ा किसी और ने कर रखा है कि मैंने बनाई है ये चीज़, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, पेटेंट। कि बन तो वो चीज़ कहीं और रही है, उसकी जो प्रोडक्शन है वो पहले से ही पता लग चुका है कि हाँ ये चीज़ इंडिया में बन रही है, मान लो, ठीक है। जैसे यहाँ पे राइस का एग्जांपल दिया हुआ है कि जो बासमती राइस है वो सबसे पहले इंडियन फार्मर्स ने क्या किया था, बनाने शुरू कर दिए थे, लेकिन हमने क्या किया, हमने पेटेंट नहीं लिया उसका, और उसी टाइम पे क्या हो गया, US ने उसका पेटेंट ले लिया कि भाई मैंने इसकी इन्वेंशन करी है, US को पेटेंट मिल गया, तो अब US को ही माना जाता है कि बासमती राइस किसने प्रोड्यूस किया, US कंट्री ने प्रोड्यूस किया। इंडिया, लेकिन असलियत में प्रोड्यूस कहाँ पे हुए, इंडिया के अंदर, लेकिन इंडिया को फिर भी क्या हुआ, कोई यहाँ पे बेनिफिट नहीं हुआ। तो देखो एक बार यहाँ पे रीड कर लेते थोड़ा सा। Rice is important food grain, the presence of which goes back thousands of years in the Asia's agriculture history. There are an estimated varieties of rice in India alone. The diversity of rice in India is one of the richest in the world. सबसे ज़्यादा राइस कहाँ प्रोड्यूस होता है, इंडिया के अंदर प्रोड्यूस होता है, वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। Basmati rice is distinct for its unique aroma and flavor, and 27 documented varieties of basmati are grown in India. इंडिया के अंदर कितनी बासमती की वेराइटीज़ ग्रो की जाती है, 27, जो कि डॉक्यूमेंटेड है, ठीक है। देयर इज़ रेफरेंस टू बासमती इन एंशियंट टेक्स्ट, फोकलोर एंड पोइट्री एज इट हैज़ बीन ग्रोन फॉर सेंचुरीज। इन 1997 के अंदर क्या हुआ, एक अमेरिकन कंट्री ने क्या किया, पेटेंट करा लिया कि जो राइस है बासमती राइस, उसके ऊपर US का पेटेंट करा लिया और ट्रेडमार्क ऑफिस के अंदर, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो गया, जो कंपनी है वो एक नई वैरायटी सेल कर रही थी बासमती की इन द US और दूसरी कंट्रीज़ के अंदर। दिस न्यू वैरायटी जो थी, ये नई वैरायटी बासमती की, ये एक्चुअली डिराइव कहाँ से हुई थी, जो इंडियन फार्मर की वैरायटीज़ से, वहीं से हुई थी। पहले इनकी खोज किसने कर रखी थी, इंडियन फार्मर ने कर रखी थी, लेकिन पेटेंट की वजह से क्रेडिट सारा किसको मिल गया, जो US की कंपनी थी उसको। इंडियन बासमती वॉज क्रॉस्ड विद सेमी ड्वार्फ वेराइटीज़ के साथ क्रॉस किया गया उनका, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया गया, और क्या बता दिया गया कि हमने एक नई इन्वेंशन करी है, नोवेल्टी है ये। द पेटेंट एक्सटेंड टू फंक्शनल इक्विवेलेंट इम्प्लाइंग दैट अदर पीपल सेलिंग बासमती राइस कुड बी रेस्ट्रिक्ट बाय द पेटेंट। और जिसको एक बार पेटेंट मिल जाता है तो उसके पास मतलब ये अधिकार हो जाता है कि वो दूसरे को मना भी कर सकते हैं, कि जैसे US की जो कंपनी है हमारी, उसको बासमती राइस का क्या मिल गया, पेटेंट मिल गया, तो वो चाहे तो दूसरे बंदे को मना कर सकते कि नहीं भाई मेरे पास पेटेंट है तो तुम इसको सेल नहीं कर सकते मार्केट के अंदर, तो वही सब बोला हुआ है। और दूसरी टर्म जो होती है वो होती है हमारी बायोपिरेसी। पिरेसी का मतलब होता है कोई चीज़ स्टील करना, चुरा लेना किसी से, और बायो मतलब नेचुरल, यानी कि बायो रिसोर्सेज को हम क्या कर रहे हैं, किसी दूसरे पर्सन से स्टील कर रहे हैं, चुरा ले रहे हैं बिना उसकी परमिशन के। तो कुछ ना मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, MNC वगैरह, या कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करती हैं, जहाँ पे देखती है कि इस कंट्री के अंदर अच्छी खासी बायो रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट है, तो वो बिना वहाँ के कंट्री की जो मैनेजमेंट है, अथॉरिटी है उसकी, और वहाँ के लोगों की परमिशन के बिना, कंसर्न के बिना, क्या कर लेती है, उसके ऊपर कब्जा कर लेती है। और उसको क्या मिलती रहती है, कोई भी मतलब जो पीपल थे वहाँ के या जिनका उस पर अधिकार था असलियत में, उनको कोई कंपनसेटरी पेमेंट भी नहीं देती है। उसी को बोला जाता है बायोपिरेसी। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन आर रिच फाइनेंशियली बट पुअर इन बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। इन कॉन्ट्रास्ट जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड हैं वो रिच हैं किसमें, बायोडाइवर्सिटी में और ट्रेडिशनल नॉलेज में रिलेटेड टू बायो रिसोर्सेज। ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू बायो रिसोर्सेज कैन बी एक्सप्लॉइटेड टू डेवलप मॉडर्न एप्लीकेशन एंड कैन ऑल्सो बी यूज टू सेम टाइम, एफर्ट एंड एक्सपेंडिचर। यहाँ पे सब यही बोला गया कि इंडियन पेटेंट बिल भी यहाँ पे दिया गया था,
जिसकी वजह से क्या हुआ, पेटेंट टर्म्स ऑफ इमरजेंसी प्रोविज़न रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव इन एरियाज़ के अंदर हम लोगों को क्या मिला हुआ है, पेटेंट मिला हुआ है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अगर सेशन अच्छा लगा तो जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट के अंदर प्यारे प्यारे से हार्ट्स भेज दो। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट पॉजिटिव वाइब्स। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।